अजय मिश्रा टैनी का सरेआम पत्रकार को पकड़ना, उनको पीटने की तरफ भागना, क्या आपको लगता नहीं कि पूरी प्री प्लानिंग के तहत ये सब किया जा रहा है? भाजपा की तरफ से किया जा रहा है या व्यक्तिगत तौर पे किया जा रहा है, ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी मास्टर स्ट्रोक छुपा हो सकता है जहां पर टैनी साहब को इस्तीफा देने पे मजबूर किया जा रहा है, विपक्ष सड़कों पे उतरा हुआ है, चैनल्स उनके खिलाफ बोले जा रहे हैं, बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, नुकसान पार्टी को होगा, फिर भी भैया मास्टर स्ट्रोक की क्या बात कर रहे हैं, संसदीय कार्रवाई लोग रोक देते हैं। तो ये मास्टर स्ट्रोक या फिर सोची समझी साजिश कैसे हो सकती है, ये आप मुझे बताइए। देखो, ये है राजनीति। राजनीति में आपको समझाता हूं पूरी कहानी क्या है। देखो, पहले आपको बेसिक्स से मैं क्लियर कर देता हूं। एसआईटी की जो कमेटी बनी थी उसने साफ तौर पे कह दिया है, जो 4 किसान थे और वो एक पत्रकार थे, उस पर जो गाड़ी चढ़ी थी वो जानबूझकर के चढ़ाई गई थी। कोई ऐसा नहीं था कि गलती से ऐसा हो गया हो। ये बात कंफर्म हो जाती है। जो एसआईटी की कमेटी है उसको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाया गया है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो जांच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होने जा रही है, इसमें किसी भी एडिशनल दबाव नहीं होने जा रहा है। ये आप सोच सकते हैं। यहां पर क्या है दोस्त, एक बात समझिए कि जो कमेटी बनाई गई है ना, अब यहां पर डर टैनी साहब पर यह है कि जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि जांच की जो सुई है टैनी साहब तक पहुंच जाए। लेकिन प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, जब तक मंत्री पद पर टैनी साहब रहेंगे तब तक उनसे कोई भी जांच नहीं की जा सकती, ना ही कोई पूछताछ उनसे की जा सकती है। ऐसे आप सबको पता है, तो प्रोटोकॉल्स होते ही हैं। ऐसी राष्ट्रपति के साथ होता है, ऐसी गवर्नर के साथ होता है। अगर गवर्नर के ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपने पद पर है। ये तो हमारा संविधान कहता है, वो अपने एक लीगल सुरक्षा कवच इनको मिला हुआ है। अब कई सारे लोग कह सकते हैं कि ये विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनी है तो अजय मिश्रा टैनी तो किसी भी तरह से जांच को क्या कहते हैं प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो इनको किसी भी तरह से इस्तीफा मांगना जायज नहीं लगता है। भाई दूसरी तरफ कई सारे लोग ये भी कह देते हैं कि भाई एक बात बताइए, वो गृह राज्य मंत्री यूपी के तो है नहीं, वो गृह राज्य मंत्री कहां के हैं, वो हैं क्या उसके केंद्र सरकार के, तो वह कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारे तर्क जो हैं ये राजनीति में नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि समय काटने के लिए 2-4 बात तो कहनी है तो कह दी जाती है, कहने वाली बातें हैं, लेकिन स्थिति उल्टी उल्टी होती है। अब यहां पर क्या होता है, देखो मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक सिंपल सी बात है, जैसे ही ये बात सामने निकल के आती है, जो टैनी साहब के जो बेटे हैं उन्होंने जानबूझ करके गाड़ी चढ़ाई थी, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। अब बीजेपी ने ले दे के किसान का मुद्दा तो हटाया उन्होंने अपने सिर से, यानी कि बोला कि हमने कानूनों को रिपील कर लिया। अब लखीमपुर हिंसा वो इनका जंजीर बनी हुई है बीजेपी की। हर दिन विपक्ष अगर कोई भी टारगेट इन पे करता है तो लखीमपुर खीरी के जांच की बात करता है, नाम लेता है और बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है, तो बीजेपी यहां बैकफुट पे आ जाती है। तो हो सकता है, देखो यहां पे एक चांस हम ये लेके चलते हैं, हो सकता है कि जो टैनी साहब हैं उनको शायद सूचना दे दी गई होगी कि देखिए हमने किसान आंदोलन को हटा करके थोड़ा गुस्सा शांत किया और माहौल अपने पक्ष में बनाया है, और लखीमपुर खीरी का नाम बार बार आता रहेगा, और आपके सुपुत्र जो है उन्होंने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई है, तो हमारे पार्टी को उसका नुकसान हो रहा है। अब ऐसा कीजिए, अब आप स्वयं इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें शायद टैनी के कानों में पड़ी होंगी, तो इसकी बौखलाहट हो सकती है जब पत्रकार ने उनसे पूछा होगा। तो यहां पर दूसरी बात यह भी है, देखो इसमें आप ये अंदेशा भी लगा सकते हैं कि जो टैनी साहब की बौखलाहट है कहीं वो प्रायोजित या सुनियोजित तो नहीं, क्योंकि क्या बात है कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण वाले डिबेट में टैनी कहीं ये जताने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि भाजपा के राज में एक ब्राह्मण नेता को टारगेट किया जा रहा है, या फिर एसआईटी के जरिए एक ब्राह्मण नेता को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो शायद इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश वो कर रहे हो। देखो यहां पर बीजेपी ने सारे अपने कांटों को हटा दिया, जैसे किसान आंदोलन था तो वो बिलों को रिपील कर लिया, तो वो मुद्दा खत्म कर दिया। अब अगर विपक्ष भी अगर किसानों के माध्यम से उनको घेरता था, वो तभी तक घेर सकता था जब तक वो बिल को वापस नहीं लिया गया। अब विपक्ष किस पे घेर रहा है, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। अब उनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी को लेकर के हमेशा टारगेट किया जा रहा है। तो अब मोदी जी क्या कर सकते हैं कि अब टैनी साहब को बर्खास्त कर सकते हैं पार्टी के अंदर से, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्योंकि आसान इसलिए नहीं क्योंकि जो टैनी है वो एक ब्राह्मण चेहरा है, मंत्री पद उनको मिला हुआ है, गृह राज्य मंत्री है। अगर उनको हटा दिया गया तो ब्राह्मणों की जो नाराजगी है तो साफ तौर पर देखने को उनको वोट पे मिल सकती है। अखिलेश यादव ने वो पूरा माहौल बना रखा है कि कैसे ब्राह्मण विरोधी ये बीजेपी की सरकार है, ब्राह्मणों का भला ये नहीं करते हैं। सत्ता के अंदर, सरकार के अंदर ब्राह्मणों की हिस्सेदारी, भागीदारी हो, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते, और ये ब्राह्मणों को
नीचे लाने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो इसकी वीडियो मैंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बनाई थी, तीसरा पार्ट था लेकिन अपलोड नहीं किया, उसको मैं अब लगा दूंगा कि ऐसे ब्राह्मण विरोधी की बात योगी के लिए बोली जा रही है। यहाँ पर इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य भी है, वो बर्खास्त किया भी जा सकता है, क्योंकि सुनने में यह भी आया है कि टेनी का जो ग्राफ है लखीमपुर खीरी और आसपास में वो थोड़ा सा गिर गया है। अगर बीजेपी को लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है टेनी से, तो उनको पार्टी से आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल राजनीति में कुछ पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं हैं। अगर लखीमपुर खीरी की हिंसा के बाद अगर अजय मिश्रा टेनी का अगर ग्राफ नीचे गिरा है, जो कि मीडिया में बताया जा रहा है, तो बीजेपी उनको साइडलाइन करने में बहुत ज्यादा नहीं सोचने जा रही है। और बीजेपी अगर साइडलाइन कर देगी तो इसकी कुछ ना कुछ वो काट निकाल ही लेंगे कि कैसे हम ब्राह्मणों की नाराजगी का भी कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन निकाल के उनके सामने दे दे। हो सकता है क्योंकि विपक्ष अगर घेरता था तो किसानों के नाम पे घेरता था, तो बिलों को रिपील कर लिया। अब लखीमपुर हिंसा पे घेरेगा तो बर्खास्त कर देंगे। अब ब्राह्मणों को खुश रखना है तो शायद कुछ अल्टरनेट भी लेके बहुत जल्दी आ सकते हैं। सारी संभावना में बात कर दी। राजनीति में कोई एक वजह नहीं होती, राजनीति में सैकड़ों वजह होती हैं। इसीलिए ये कहानी आपको मैंने समझाई। और यहाँ पर मैं आपको वो पार्ट भी दिखाता हूँ जो कि मैंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने गए थे तब मैंने रिकॉर्ड किया था। वो थर्ड पार्ट था लेकिन उसको मैंने अपलोड नहीं किया, तो मैं इसके साथ रख सकता हूँ कि अखिलेश यादव किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले भैया ब्राह्मण विरोधी होते हैं। तो वो सारी बातें आपको यहाँ दिखा सकता हूँ और आगे देखिएगा और समझिएगा। योगी जी अब आपसे बात करते हैं, आप यूपी में हैं या नहीं है? क्योंकि बीएसपी से जो ब्राह्मण लोग हैं वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अखिलेश यादव पूरा ये संदेश देते जा रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है वो तो क्या कहते हैं ब्राह्मण विरोधी हैं, क्योंकि एक छवि आपकी बना दी गई है या फिर आपके करीबियों ने बनवा दी है कि भैया ठाकुरों को अगर कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है तो योगी आदित्यनाथ है, और ब्राह्मणों की जो क्लास लगाने वाला व्यक्ति है वो योगी आदित्यनाथ है। तो अखिलेश यादव ने माइंड में सारी बातें डाल दी है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 11% तक ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या कर लेगा? कुछ नहीं, लेकिन ओपिनियन मेकर तो है, बहुत सारी चीजें तो हैं जो इफेक्ट कर सकती है। अच्छा, ब्राह्मणों के अंदर अखिलेश यादव ने एक बात कूट कूट के भर दी है, ये ब्राह्मण विरोधी क्यों है? वो ब्राह्मण विरोधी योगी जी इसीलिए हैं क्योंकि जो एनकाउंटर भी किसी के अगर हो रहे हैं, अगर लिस्ट भी आप उठाकर देख रहे हैं, सब ब्राह्मण मारे जा रहे हैं और कोई जाति का नहीं है, व्यक्ति ब्राह्मण से नफरत क्यों है ना? ये व्हाट्सएप पे मैसेज चलते हैं। और दूसरा बता रहे हैं ये ब्राह्मण विरोधी हैं क्योंकि एक साहित्यकार है गोरखपुर में, बकायदा अपने मठमर बुला करके उस साहित्यकार को पुरस्कृत किया जिसने ब्राह्मण के विरोध में बहुत कुछ लिखा। बात सही थी, पुरस्कृत भी किया। तो ऐसे से पक्ष दिए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से या फिर विपक्षियों की तरफ से कि ब्राह्मण विरोधी काम तो कर रहे हैं। और उसमें यह भी कह दिया जाता है कि जो मोदी जी ने एक ब्राह्मण को, सतीश मिश्रा है, मैं नाम गलत बोल रहा हूं, मैं लिख दूंगा नीचे, उनको भेजा था कैबिनेट में शामिल कीजिए उनको। तो योगी जी ने साफ तौर पर मना कर दिया, मतलब वो सीन बनवा दिया। लखनऊ के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी जानकार हैं, लखनऊ की राजनीति को समझते हैं, उनको पता था कि कितना बड़ा खेल हुआ है, तो ब्राह्मण कैसे भी कैबिनेट के अंदर ना जाए। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की जो छवि है ना, वो कुछ इस तरह से इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की गई थी, है ना। अखिलेश यादव उसको बना रहे हैं और यहां पर आपकी तरफ से कोई काउंटर नहीं हो रहा। योगी जी, लोगों को पूरा भरोसा है कि आप संस्कृति और संस्कृत के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये 2017 में आपने कहा भी था उस परिप्रेक्ष्य में। तो यहां पर एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, यानी कि भारत की प्रतिष्ठा संस्कृति पर है और संस्कृति संस्कृत पर आधारित है। दोनों का माखौल या फिर मजाक आप उड़ा रहे हैं, जनता यही कह रही है। तो योगी जी, जो आपकी छवि है ना, ये जो छवि बना दी गई है, या आपकी गलती की वजह से या फिर आपके जो सलाहकार है उनकी वजह से, पता नहीं, लेकिन छवि ये बन चुकी है कि आप सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों का समर्थन करने वाले और ब्राह्मणों के आप एंटी हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उनके दिमाग में भर चुके हैं। तो संस्कृत विद्यालय को लेकर के अखिलेश यादव और मायावती ने जो काम किया वो बहुत बेहतर किया है, ये एक इनपुट मिलता है। और आपने एक बात को ध्यान किया होगा, अब अखिलेश यादव जा करके उनकी टीम मैनिफेस्टो में संस्कृत विद्यालय के लिए हम ऐसी क्या योजना बनाए जिससे ये सब जो लोग हैं खुश हो जाएं। कौन सी ऐसी योजना बनाए, इस पे इनकी टीम काम कर रही है, लोग बड़े खुश हैं। और लोग ये बताते हैं कि देखिए, संस्कृत को लेकर के योगी आदित्यनाथ से ज्यादा तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती ने किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा गोरखपुर में शंकराचार्य जी पहुंचे थे, उन्होंने इस बात को उठाया, उन्होंने कहा देखो योगी जी, आपके कार्यकाल में तो हमारी संस्कृत की तो क्लास लगी पड़ी है, विद्यालय बंद होते जा रहे हैं, आपको नियुक्तियां ही नहीं कर रहे हैं,
ये बात सही है, योगी आदित्यनाथ ने बोला कि हम योग्य व्यक्ति को रखेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। संस्कृत विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या यही है, जो मैनेजमेंट और विश्वविद्यालय मिलकर के जो नियुक्तियां करते हैं वो पैसे के दम पे करते हैं, और एक बस ड्राइवर भी आकर के यहाँ पढ़ाने की पात्रता पा लेता है। भ्रष्ट है। आपने बिल्कुल सही बोला कि हाँ, यहाँ पे योग्य व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन इन 5 सालों के अंदर आपने ऐसी कौन सी प्रक्रिया पे अमल करने की कोशिश की जिसमें इन योग्य व्यक्तियों को लाया जा सके? कौन सी ऐसी प्रक्रिया थी? आपकी इस प्रक्रिया में लेट की वजह से संस्कृत विद्यालय बंद होते जा रहे हैं। देखो, एक विद्यालय के अंदर 4 अध्यापक हैं, सब रिटायर होते जा रहे हैं, वहां का प्रिंसिपल भी रिटायर हो गया, सारा स्टाफ गायब। तो वहां क्या होता है, वो संपत्ति वो ट्रस्ट के पास जाती है। अब ट्रस्ट के पास तो मौका ही मौका है। ट्रस्ट तो बिल्कुल चाहता है कि विद्यालय बिल्कुल बंद हो जाए और इस पर हम अपना विकास भवन खड़ा कर लें, मतलब कुछ भी बना दें, इससे पैसा अच्छा खासा आएगा। संस्कृत विद्यालय बंद हो जाए, पढ़ने कौन आता है? अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा दुनिया में कौन सा माँ बाप होगा जिसमें ना बच्चे पढ़ते हो, जैसे स्कूल में जहां कोई टीचर नहीं, वहां कोई प्रिंसिपल नहीं, वहां पे अपने बच्चे को भेजेंगे कि जाके बेटा पढ़। वहां पे आप नियुक्ति कर नहीं रहे हो। आप जब नियुक्ति नहीं कर रहे हो तो विद्यालय खाली होते जा रहे हैं, और ट्रस्ट इन विद्यालयों को बेच करके भवन खड़े कर रहा है, प्रॉफिट लेके जा रहा है। ये सिर्फ 1 या 2 विद्यालय की बात नहीं है। तो यहां ट्रस्टी के जो दिमाग है वो भी खराब हो चुके हैं। राधा कृष्ण विद्यालय जो खुर्जा में है, वहां के ट्रस्टी ने क्या बोला कि इस विद्यालय को बंद करवाते हैं और हमें यहां पर ना अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, और सिंपल सी बात यह है, और इस पे हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। राधा कृष्ण विद्यालय को बंद करवा दिया गया। ये ट्रस्टियों की चाल है। क्या ये इनपुट आपके पास पहुंचते होंगे? अगर लोग ये कहें, अगर ये समझें कि योगी आदित्यनाथ जी भी उन ट्रस्टी के साथ मिले हुए हैं कि भैया विद्यालय बंद हो जाए और इनका व्यापार खड़ा हो जाए, तो आप पूछेंगे योगी आदित्यनाथ का फायदा क्या है इसमें? अब आप मुझे बता कि नुकसान क्या है? अब हो सकता है अगर पब्लिक ये सोचने लगे कि फंड मिल जाएगा अच्छा खासा, ये ट्रस्टी मिलकर के फंड दिलवा देंगे इनको, योगी आदित्यनाथ तो कुछ करेंगे नहीं, धीरे धीरे नियुक्तियां नहीं होंगी, जब नियुक्तियां नहीं होंगी तो विद्यालय बंद हो जाएंगे, ट्रस्टी के पास पूरा मौका होगा, खड़े करेंगे बिजनेस, चुनावी फंड मुझे मिलेगा, राजनीतिक तौर पे फायदा होगा। अगर पब्लिक ये सोचेगी तो गलत नहीं सोचेगी। तो अखिलेश यादव भी अगर गलत तरीके से बरगलाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो क्या गलत बरगला रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। योगी जी, आप तो बहुत बड़े सनातन धर्मी हैं, है ना? आप अपने जितने भी चेहरे चपाटे हैं ना, उनसे आप ये श्लोक बता सकते हैं। तो आपके ही सनातन धर्म से मैं आपको ये श्लोक सुना देता हूं चलते चलते। ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम च यत् दत्तम हरति यो भूय इष्टैः स विनश्यति। ब्राह्मण का धन, देवताओं का धन, स्त्री का धन, बालक का धन, और दान देकर के उस दान को वापस लेकर के प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचने वाला जो धन होता है, उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। जो उससे संबंध रखते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा सनातन धर्म में मिलता है। तो ये बात, आप तो बहुत ज्ञानी हैं तो आपको बात पता होनी चाहिए वाली, है ना? आपने जो वादे किए थे कि 8 हम विश्वविद्यालय खुलवा देंगे, लेकिन अभी तक खुले नहीं, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं। अखिलेश यादव वही चीज दोबारा बोलेंगे मैनिफेस्टो में और उनके साथ ये लोग चल देंगे। जो संस्कृति, सनातन धर्म और संस्कृति, ये पब्लिक को अभी जुमला ही लग रही है। ये एक सिंपल सा क्लियर कट वीडियो था। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म में सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।